हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कल हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले मैंने यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो नर्मदा नदी में आरंभिक नगरों के बारे में पता चला। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तर पश्चिम की कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो ये हैं गाइस आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 8000 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगाई गई थी। उसके बाद हमने उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब ये है, तो यहाँ पे हमने गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में हमने विंध्य की पहाड़ियों के बारे में पता लगाया था। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ से हमें सबसे पहले चावल के यानी कि चावल उपजाया गया था। कहाँ से, विंध्य के, जहाँ जो विंध्य के उत्तर में जो स्थान है वहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था, चावल उगाया गया था। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने गंगा और सोन नदी के बारे में पढ़ा था। गंगा के प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में क्या था, मगध था, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं, बिहार राज्य कहते हैं, ठीक है। और हमने सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फूले फले थे। और गंगा नदी के किनारे कब नगर आए थे, तो 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे और 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हमने फिर अपना ये पढ़ा था कि हमारा इंडिया नाम यानी कि भारत नाम किसने दिया है और ये कहाँ से आया है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और ये संस्कृत में सिंधु, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। और जो ईरानी यूनानी आए थे, इन्होंने, ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा था। और इस नदी के यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनके लिए उन्होंने इंडिया शब्द का यूज किया था। और जो भारत शब्द है वो भारत नाम का एक उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। उस समूह का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में आता है, जो कि 3500 वर्ष पुराना वेद है, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने पहली क्लास में, ये मैंने रिकॉल करा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है अतीत के बारे में कैसे जाने, जो कि वो एक लड़की के माइंड में क्वेश्चन आया था कि इतने साल पहले हम कैसे जान सकते हैं। तो यहीं पे वो लाइन दी गई है कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैनी ऑफ सोर्सेज से हम अतीत की जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई क्या होती हैं, पुस्तकें और को ढूंढना और उनको पढ़ना, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, उस साल की चीज़ों का वर्णन होता है जो उस समय चीज़ें चल रही थी, ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, हाथ से लिखी जाती थी, तब कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं होती थी बहुत साल पहले। तो इन्हें क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। जो हाथ से पुस्तक लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए क्या शब्द यूज होता था, तो मैन्यूस्क्रिप्ट यूज होता था। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। तो ये इंग्लिश का शब्द आप लर्न रखेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश का वर्ड एनसीईआरटी में दिया जाता है तो वो अधिकांश हमारे पेपर में आ जाता है। क्या पता पांडुलिपि की जगह आपको मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। और यह शब्द लैटिन शब्द के, किसके शब्द से, लैटिन की मेनू से निकला है। और जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ है या से निकला है। मेनू का शब्द हाथ है या से निकला है, ये अर्थ होता है मेन्यू का, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः किस पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी, तो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी और भुर्ज नाम का जो पेड़ होता था उसकी छाल से लिखी जाती थी, ठीक है। अगर वो पूछता है कि ये भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो लिखा है हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये हमारी पांडुलिपि है, ऐसे तैयार की जाती थी।
तो अब ये यहाँ पढ़ेंगे ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का ये जो पृष्ठ है, ये चित्र है, ये बताया गया है। यह पांडुलिपि कितने 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को, जो ताड़ के पत्ते होते हैं, उनको काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम देख रहे हो। देखो यहाँ एक होल है, इससे इसको बांध देते हैं, जैसे आप स्पाइरल रजिस्टर वगैरह आ रहे हैं। तो आई होप पांडुलिपि की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसे लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से निकला, जिसका अर्थ होता है हाथ है या सी निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः किस पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों पर। और हिमालय में उगने वाला एक पौधा था भुर्ज नामक पेड़, उसकी छाल पर लिखी जाती थी, यानी कि उससे एक भोजपत्र तैयार होता था, उस पर लिखी जाती थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो कई चीज़ें कीड़ों ने खा ली और कुछ नष्ट कर दी गई। कुछ क्या कर दी गई, नष्ट कर दी गई। कुछ तो कीड़े खा गए और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। कुछ पांडुलिपियां हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ पर प्राप्त होती हैं, हमें मंदिरों बिहारों में प्राप्त होती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि एवं विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये पांडुलिपि प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हो मंदिरों और बिहारों में। और इन पांडुलिपियों में किस बारे में पता चलता था, तो हमारी धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, इनसे भी हमें अपनी क्या होता है, अतीत के बारे में पता चलता है। तो इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, जो ये महाकाव्य, कविताएं, नाटक हैं, तो इनमें से कई जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में लिखे हुए हैं। तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि जो महाकाव्य, कविताएं, नाटक, पांडुलिपि वगैरह हैं, तो ये कई तो संस्कृत भाषा में मिलती हैं, और जबकि अन्य क्या किस में मिलती है, प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। जो प्राकृतिक भाषा थी हमारी, उसका यूज कौन करता था, तो उसका यूज आम लोग, आम जनता करती थी, क्योंकि संस्कृत वगैरह ज़्यादा लोगों को नहीं आती है, तो प्राकृतिक भाषा यूज होती थी, वो आम लोग यूज करते थे। ठीक है, याद रखेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, अब हम अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये अभिलेख आखिर होते क्या है। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेख जो पत्थर, किसमें ध्यान रखेंगे, पत्थर और धातु को भी याद रखेंगे। जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसे ये लगेगा कि अभिलेख ओनली पत्थर पे लिखे जाते हैं, और वो गलत करके आ जाएगा अगर उसमें स्टेटमेंट दे दिया कि अभिलेख हमारे पत्थरों पर लिखे जाते थे और धातु पर भी लिखे जाते थे, तो वो स्टेटमेंट बच्चा गलत कर देगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। ज़्यादातर अभिलेखों का वर्णन पत्थर में ही देखते हैं हम लोग, तो ये गलत हो जाएगा। पर आप लोग ध्यान रखेंगे, अभिलेख किस में लिखे जाते थे, पत्थर और धातु में लिखे जाते थे। ठीक है, वो कैसी सतह के होते थे, तो कठोर सतह पर लिखे जाते थे या उत्कीर्ण किए जाते। उत्कीर्ण मतलब लिखे जाते थे। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है कि अभिलेखों को अन्य लोग यानी कि आम लोग भी लिखवाते थे, तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ये स्टेटमेंट सही है। देखो एनसीईआरटी की लाइन आप ध्यान से पढ़िए। देखो, शासक भी लिखवाते थे, शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे। तो ध्यान रखेंगे, शासक और अन्य लोग भी क्या करते थे, अभिलेख लिखवाते थे। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। देखो यहाँ भी ये लाइन है, किसने? राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का वर्णन या उत्कीर्णन करवाया है। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, तो उस लेखा जोखा के लिए भी यूज करते थे। अब ये क्वेश्चन कर रही है एनसीईआरटी, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आई होंगी? ये थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिए रहते हैं कि आप लोग सोचें इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई गई हैं। जो और भी वस्तुएं हैं वो भी अतीत में बनी हैं और यूज में ली गई हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो पुरातात्विद कौन होता है? पुरातात्विद किसे कहते हैं? तो पुरातात्विद किसे कहते हैं? जो अतीत में बनी हुई चीज़ों का अध्ययन करता है उसे हम पुरातात्विद कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुरातात्विद। ठीक है, पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करवाते हैं। किसके लिए करते हैं? ये क्या क्या करते हैं पुरातात्विद अध्ययन के लिए? तो वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी वो खुदाई वगैरह करते हैं, जिससे उन्हें वो चीज़ मिले, सिक्के, बर्तन, जिनसे वो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पुरातात्विद और क्या ढूंढते हैं? जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो जो वनस्पति है, पत्तियां हैं, ये इतने सालों तक बहुत कम रह पाती हैं। बाकी जो जल जाता है तो उसकी राख वगैरह रह जाती है। तो पुरातात्विद इन चीज़ों का पता लगाते हैं। किनका? तो वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों के लिए खुदाई करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पूर्व की चीज़ों के बारे में ज्ञान हो सके। और जानवर, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं, तो किसके लिए? कि पता कर सके कि पूर्व में या अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने जो हमने अभिलेख पढ़ा था उसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे। यहाँ हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा था, तो देखते हैं लगभग 2250 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना? तो 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। तो अगर पूछता है कि 2250 वर्ष पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप बता देंगे वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? तो अशोक नामक शासक ने लिखवाया था या आदेश उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम इस अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। मान लो कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ क्या करते हैं? उस लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों की बनी होती हैं। ये ध्यान रखना, लिपि किसकी बनी होती हैं? अक्षर और संकेत की बनी होती हैं। और जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, लिपि किसे कहते हैं? जिससे हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि किससे बनी होती है? हमारे अक्षरों व संकेतों से बनी होती है। जब अक्षर संकेत नहीं होंगे तो हम लिखेंगे क्या? ये भी तो चीज़ ध्यान रखो है। और दूसरा, जब हम भाषा कोई बोलते हैं तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं? बताइए। तो जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो वो हम भाषा का यूज करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, बाएं एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, जो बाएं साइड में है वो हमें प्राचीन नगर में एक पात्र मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है। और दाएं साइड में क्या है? पुराने चांदी के सिक्के हैं ये। ठीक है। इस तरह के सिक्कों का यूज कब होता था? 250 वर्ष पूर्व होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो पात्र थे, बर्तन थे, उनका यूज 4700 वर्ष पूर्व, और जो चांदी के सिक्के होते थे उनका 250 वर्ष पूर्व यूज होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग होने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न है, इन चीजों का पता लगाओ। ठीक है। आगे तो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लिख रहा है कि पांडुलिपियां अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द यूज करते हैं। जो पहले चीजें मिलती हैं, जैसे पांडुलिपि मिल गई, अभिलेख मिल गए, या जो पुरातत्व को कोई जानकारी मिलती है, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? तो उन्हें हम स्रोत कहते हैं। स्रोत मतलब किसी चीज को जानने का माध्यम, उसे हम स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमें माध्यम मिलता है पुरानी चीजों को जानने का, उसके लिए इतिहासकार किस शब्द का यूज करते हैं? तो स्रोत शब्द का यूज करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोरिकल यानी कि इतिहासकार किसे कहते हैं? जो पास्ट की चीजों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब कोई माध्यम या स्रोत मिल जाता है तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि एंड में हुआ क्या था। तो ऐसे ही स्रोत होते हैं हमारे। ठीक है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं या करते जाते हैं। यहाँ अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो स्रोत मतलब सुराग या माध्यम, तो इसी के माध्यम से, इसी के सुराग से वो अतीत की जानकारी लगाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हों। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अतीत एक या अनेक। अतीत क्या? अतीत के बारे में सिर्फ एक ही चीज के बारे में पता लगाया जा सकता है या अनेक चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है? तो हम आगे पढ़ के देखेंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर अध्ययन किया है? जो हमारा शीर्षक दिया गया है वो हमारे अतीत है, तो क्यों दिया गया है, इसका आपने सोचा? तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। जो अतीत शब्द है वो कैसा है? हमारा बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है। तो अतीत का शब्द का यूज सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि जो कृषक थे, पशुपालक थे, उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से अलग था। जो व्यापारी थे उनका जीवन शिल्पकारों से अलग था। ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों पर का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जो अंडमान द्वीप के लोग हैं वो अपना भोजन आज भी किससे प्राप्त करते हैं? मछलियों से, शिकार से, या फल फूल को एकत्रित करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं आज भी। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जो आज भेद हमारे यहाँ विद्यमान है वो अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातात्विद की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो जो राजा रानी थे, जो बड़े लोग होते थे, तो वो अपना लेखा जोखा रखते थे, पर जो आम जनता थी वो अपना लेखा जोखा नहीं रखती थी, यानी कुछ लिखती नहीं थी अपने बारे में, तो इसलिए उनके बारे में जानना टफ हो जाता था। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कह रहा है तिथियाँ, तिथियों का मतलब क्या होता है, जो डेट्स होती हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष बता सकते हो, जैसे कि 2000, या किसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। कब से की जाती है, तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जा सकती है। ठीक है, तो अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो 2000 वर्ष का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद रूप में मानी जाती। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये जो बुक है ना, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने आरंभिक बिंदु बुक में क्या माना है, 2000 मान लिया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ों की गणना हो रही है वो 2000 से हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख कर रहे हैं। आरंभिक बिंदु किसे माना है, 2000 को माना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। जितने भी एनसीईआरटी में बॉक्स वगैरह दिए रहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें दिए रहती हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि उनसे अधिकांश क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इतिहास और तिथियां, तो जो हिस्ट्री में डेट्स वगैरह दी हैं तो उनके बारे में जानेंगे पूरा विवरण। तो अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, और हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बीसी, और हिंदी में ईसा पूर्व। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है गाइस, बहुत अच्छे से इसे पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है, तो मैं बता ही रही हूँ, ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी क्या पढ़ते हो, एडी, और हिंदी में ई। तो एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। किससे, एनो और डोमिनी। एडी का मतलब एनो और डोमिनी, ध्यान रखोगे। ठीक है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता है। एडी का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई भी यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एडी की जगह तिथि के लिए किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, तो आप बता दोगे एडी की जगह सीई का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तथा बीसी की जगह बीसीई। ठीक है, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई जो वर्ड होते हैं उनका यूज, मतलब उनका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा। बीसी का बिफोर क्राइस्ट होता है और सीई का कॉमन एरा होता है। बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। तो कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई। तो सीई का कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो एडी है, बीसी है, सीई है, इन चीज़ों का यूज भारत में कब से हो गया, 200 वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में बीपी यूज करते हैं। तो बीपी का मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। इस चीज़ का गाइस आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेसन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ये एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। जल्द ही मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूं। तो एनसीईआरटी में एक चीज़ अच्छी होती है कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में उनके इंपॉर्टेंट शब्द लिखे रहते हैं, जिससे हमें लेसन रिकॉल हो जाए। जैसे कि यात्रा, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्त्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और डेट्स भी दी हैं इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ी थी। तो क्या थी, कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज
2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान को कहाँ से 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें लर्न रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है गाइस। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।